जय हिंद दोस्तों, मैं के दीपांकर अशोकाज एडुकेयर के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट की जो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी राज्य स्तरीय पीसीएस एग्ज़ाम की हम बात करें तो अपने आप में एक अहम सब्जेक्ट है, जिसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसको नज़रअंदाज करके हम सफलता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सिविल सर्विस परीक्षा के लिए इतिहास अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। यूँ तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है जैसे इतिहास एक बोझिल सब्जेक्ट है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इतिहास एक कहानी है, और कहानी भी कैसी, रोचकता से भरा हुआ, मनोरंजन से भरा हुआ, और ख़ास तो ख़ास हम अपनों के ही बारे में तो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास बड़ा एक रोचक सब्जेक्ट है, बशर्ते हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारी जो प्रस्तुति होती है उस लेवल की हो, उस लेवल पे जाके इसको प्रस्तुत किया जाए जहाँ तक बच्चों को यह आसान दिखे। तो मेरा कोशिश होगा कि मैं इतिहास को बड़ा ही आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूँ, जो बिल्कुल आपके माइंड में बातें फिट कर जाए, ये बातें बिल्कुल बैठ से जाए इतिहास होता क्या है। तो आज के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतिहास की इस क्लास से जहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास है क्या। तो दोस्तों, इतिहास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नज़रिए से देखा और उसे अपने तरीके से परिभाषित करने का काम किया, लेकिन इस सभी इतिहासकारों के विचारों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला जाए तो बस एक निष्कर्ष सामने यह आता है कि इतिहास प्राचीनता से नवीनता की ओर बढ़ाए जाने वाले कदम के दौरान घटी तमाम घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है। आप यूँ कह सकते हैं कि इतिहास मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर जहाँ हम और आप आज स्थापित हो चुके हैं उनके बीच का सफ़र है, उनके बीच के सफ़र का कहानियों का संग्रह है, जहाँ पे हमारे आदिमानव के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा विभिन्न प्रकार की घटनाओं को झेला जाना, उनकी सफलता और असफलता, उनके संघर्षों की कहानियाँ आदि का एक संग्रह है। यही तो इतिहास है। आज हम सीखेंगे कि इतिहास को समझना कैसे है। तो आज की क्लास में सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है कि इतिहास को समझने के लिए आप इसे 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, और ये 3 भाग प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। यदि प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसे प्राक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। इन इंग्लिश यदि हम चर्चा करें तो प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल एज, आधैतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिकल एज और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल एज के रूप में हम जानते हैं। हम इन तीनों टर्म की बात करें तो तीनों टर्म में क्या असमानताएं हैं, क्या डिफरेंसेज है,
हमें उसे देखना होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इतिहास का वह कालखंड था जहाँ पे किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब उस समय के सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए, उनके दिनचर्या को, उनके कल्चर को जानने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। हमने कोई भी लिखित साक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उस समय लिखित साक्ष्य के कोई भी टूल्स नजर ही नहीं आए जहां हम लिखित साक्ष्य होने की कल्पना कर सकें। और पूरी तरह हम उस कालखंड के इतिहास को समझने के लिए केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य। अब आपको इस टर्म को भी समझना होगा, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य उस समय के मानवों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मृदभांज, उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वीपन्स, हथियार, सिक्के या अन्य स्रोत थे। तो प्राक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर हैं। बात यदि हम करें आज ऐतिहासिक काल की, तो इतिहास का वह कालखंड था, यह इतिहास का वह कालखंड है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य होने के बावजूद भी हम पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर है। कारण हमारे विद्वानों के द्वारा आज तक इन लिखित साक्ष्यों का अध्ययन नहीं किया जा सका है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, परंतु हमने उसका अध्ययन नहीं किया। हम अध्ययन कर पाने में असमर्थ हैं। इस कारण इस इतिहास के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं यदि बात की जाए ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और हमने उसका अध्ययन भी कर लिया है। और उसके अध्ययन के आधार पर ही हम तत्कालीन समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन, उनके दिनचर्या का अध्ययन कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमें ये तीनों टर्म याद रखने की ज़रूरत है। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है और पूरी तरह उस समय को समझने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है। आदि ऐतिहासिक काल जहाँ हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, परंतु हमने आज तक उसका अध्ययन नहीं किया, और साथ ही साथ हम उस समय के इतिहास को समझने के लिए पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है। जबकि ऐतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ हमने वहाँ से लिखित साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं और उसका अध्ययन किया, और उसके आधार पर हम उस समय के इतिहास को समझते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप में, जहाँ हम देखेंगे कि इन तीनों इतिहास के खंड के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स को या किन किन सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, या क्वेश्चन यूँ होते हैं, पाषाण युग का अध्ययन किस इतिहास के खंड के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, याद रखने की ज़रूरत है हमें, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण युग, जिसे प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं, का अध्ययन करते हैं। वहीं इंग्लिश में बात करें तो इसे हम स्टोन एज कहते हैं।
अब अपने माइंड में आप एक बात बैठा लें, बिल्कुल अपने सोच को क्लियर करें कि युग का मतलब उस सेंस में होता है जिस सेंस में उस समय के लोग अपने जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर रहे थे। हम पाषाण युग या पाषाण संस्कृति कहने का मतलब उस समय के मानव का जीवन पूरी तरह पाषाण पर निर्भर था। वे अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे भोजन, कपड़ा या निवास की बात की जाए, पूरी तरह पाषाण पर निर्भर थे। वो कैसे निर्भर थे इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम पाषाण युग के विस्तृत वर्णन करेंगे उस कंडीशन में। पाषाण युग की हम बात करें तो पाषाण युग का अध्ययन भी अपने आप में एक बृहद अध्ययन है, जिसे हमें समझने के लिए पाषाण युग को 3 पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पाषाण काल सबसे लंबा काल था, सबसे लंबी अवधि वाला ऐतिहासिक काल था यह। इसके बाद की बात करें तो सीधे सीधे क्वेश्चन हमें बनते हैं, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किस सभ्यता का अध्ययन करते हैं, या क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन इतिहास के किस खंड के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता, जिसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता या यूं कहें कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का अध्ययन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया, वजह क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह फली फूली, लेकिन आगे चल के इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया, जहाँ पे इतिहासकार का मत रहा कि सभ्यता सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। और हमने अधिकांश जो स्थल प्राप्त किए हैं वह सिंधु की तुलना में सरस्वती नदी क्षेत्र से अधिक प्राप्त किए। तो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें 1921 दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई करते समय हड़प्पा शहर की खुदाई की गई, हड़प्पा शहर की खोज की गई जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, और यह इस सभ्यता से जुड़ा हुआ पहला स्थल था जिसे हमारे विद्वानों के द्वारा प्राप्त किया गया, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। तो हड़प्पा शब्द के लिए आपको एक कोड वर्ड याद रखना है HRD 1921, और ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हड़प्पा शहर की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा शहर की खोज किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी। कब किया गया, 1921 ईस्वी, और यह किस नदी के तट पर स्थित था, रावी नदी के तट पर। वहीं बात करें सभ्यता का एक और नाम था जिसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, और हम सब जानते हैं कि कांस्य का निर्माण तांबा और टीन के मिलने से होता है। मतलब कांस्य एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन के मिलने से बनती है। और दोस्तों याद रखने की ज़रूरत है कि तांबा वह धातु था जिसका प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अपने आप में बड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधे हमें क्वेश्चन एग्जाम में नजर आते हैं कि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहला धातु कौन सा था, तांबा। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो तांबा हम मुख्य तौर पे राजस्थान के खेतरी से प्राप्त करते थे, और वहीं टीन की बात की जाए तो टीन हम ईरान और अफ़गानिस्तान से मुख्य तौर पे प्राप्त करते थे, आयात करके हम अपने यहाँ मंगवाते थे। इस सभ्यता को देखें तो इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता क्योंकि यह जो हड़प्पा शहर था, यह हड़प्पा के साथ साथ जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें, चहुंदोड़ो की बात करें, ये सभी साइट्स, सभी स्थल आज के कहें आधुनिक शहरों के जैसा था। आधुनिक शहरों की तरह भवनों का निर्माण था, आधुनिक शहर की तरह सड़कों के निर्माण हुए थे। आधुनिकता से
परिपूर्ण जल निकासी के लिए नालियों का प्रयोग किया गया था। बड़े बड़े सामुदायिक भवन, बड़े बड़े स्नानागार हमने यहाँ से प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभ्यता का जो संरचना था पूरी तरह एक शहरीकरण के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद की हम बात करें तो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यदि हम प्राचीन काल के समय को देखें तो इसकी टाइमिंग 600 BC, जिसे महाजनपद काल कहा जाता है, या ये क्यों कहें कि गौतम बुद्ध का काल था। तो प्राचीन काल 600 BC से लेकर 700 BC तक प्राचीन काल के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हमें महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जिसमें आप मौर्य वंश आदि का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे गुप्त काल, हर्षवर्धन के काल को भी देखते हैं। मध्यकालीन भारत की बात करें तो हमारे देश पे अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, जो हमने अपने भारत पर विदेशी आक्रमणों के सीरीज़ में हमने इसका विस्तृत वर्णन किया है। 712 में अरबों का आक्रमण हुआ और यह समय 712 मध्यकालीन भारत की शुरुआत की सीमा मानी जाती है, और यह मध्यकालीन भारत का समय 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। 1707 और 1712 अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण समय वर्ष है। हमने अभी कहा 712 अरबों के आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था और अरबों ने भारत पर विजय प्राप्त किया, और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया था। वहीं बात करें 1707 ईस्वी, तो 1707 ईस्वी की कहानी को देखें तो मुग़ल बादशाह, सबसे अंतिम प्रभावशाली शक्तिशाली मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों ही समय 712 AD और 1707 AD इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें राजपूत काल, गजनवी का आक्रमण, गौरी का आक्रमण, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य का अध्ययन करना होता है। यदि आधुनिक काल में हम जाकर देखें तो इसका शुभारंभ औरंगजेब की मृत्यु के बाद और देश की आज़ादी के बाद अब तक के समय को हम इसके अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम भारत के छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मैसूर, बंगाल, अवध, सिख साम्राज्य, मराठा, जाट। इन सब क्षेत्रीय राज्यों के साथ साथ हम भारत में विदेशी शक्तियों के आगमन, खासकर यूरोपियन शक्ति के आगमन की कहानियों को भी पढ़ते हैं, जैसे कि पुर्तगाली सबसे पहले हमारे कंट्री में इंटर्ड हुए थे। बात करें टाइमिंग तो 1498 ईस्वी की हम बात करें। वहीं पे डचों का भारत में आगमन 1602 ईस्वी में हुआ। वहीं बात करें अंग्रेज़ जो सबसे लंबे समय तक यहाँ रहे और अपना प्रभाव छोड़ के गए, 1608 ईस्वी में उनका भारत में आगमन होता है। वहीं बात करें फ्रांसीसियों का आगमन हमारे कंट्री में 1664 ईस्वी में होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहले यूरोपियन शक्ति में पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, स्वीडिश और लास्ट में फ्रांसीसी हमारे देश में आते हैं। साथ ही साथ हम आधुनिक काल का अध्ययन करें
तो वहाँ पे भारत की गुलामी की कहानी को पढ़ते हैं। फिर लंबे संघर्ष के बाद देश की आज़ादी की कहानी को पढ़ते हैं और देश आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि इतिहास को समझने के लिए इन बुनियादी तथ्यों को अच्छी तरह से समझना होगा ताकि हमें विशेष कहीं भी समस्या ना दिखे और आसानी से हम इतिहास को समझ सकें। तो आज के इस क्लास में हम इतिहास के इसी विषय पे चर्चा करने के बाद अगली क्लास में हम इसके बाद सेकंड पार्ट्स पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यह इतिहास की सीरीज़ लगातार नियमित तौर पे प्रतिदिन चलेंगे। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी या किसी भी राज्य सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े। निस्संदेह आपको आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेंगे और निश्चित तौर पे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए एस्पायरेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन की क्लास का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। और यदि आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस क्लास की जानकारी प्राप्त हो सके।